अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए, द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड। अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 डीएमिनेशन, ऑप्शन 2 नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन 3 अमोनिफिकेशन और ऑप्शन डी डीनाइट्रिफिकेशन। तो देखो, उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास में आएगा नाइट्रिफिकेशन। वो क्या आएगा हमारे पास में? नाइट्रिफिकेशन। यानी हमारे पास में ये जो अमोनिया से नाइट्रेट बनने वाले प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया से नाइट्रेट बनने वाले प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको क्या मिलेगा? नाइट्रेट मिले, पहले आपको नाइट्रेट मिलेगा, एंड देन आपको क्या मिलेगा? NO3, मतलब नाइट्रेट मिलेगा आपको। मतलब क्या मिलेगा आपको? नाइट्रेट मिलेगा। ये क्या है मेरे पास में? ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रेट है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं और बताता हूँ। देखो, मेरी बात सुनिए ध्यान से। जैसे कि इस नाइट्रेट से इस नाइट्रेट से अमोनिया का बनना, इस नाइट्रेट से यानी नाइट्रोजन का बनना, नाइट्रोजन के बनने को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? डी नाइट्री नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन से वापस अमोनिया का बनना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर मेरे पास में ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से अमोनिया बनने वाले प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? अमोनिफिकेशन बोलते हैं इसको। तो आप समझ पा रहे हो अमोनिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है और डीएमिनेशन क्या होता है? आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है। तो अमोनिया देखो, यहाँ पर ये मेरे पास में क्या है? डीएमिनेशन हो जाएगा ये। ओके, डीएमिनेशन यानी अगर वापस आप क्या करोगे, इधर लेके जाओगे तो क्या होगा? ये डीएमिनेशन हो जाएगा, ये डीएमिनेशन। ओके, तो ये हमारे पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आती है अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाला। इसे कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं इसको। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर। नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधन के उदाहरण है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और विंड एनर्जी, पन बिजली और वायु ऊर्जा, टाइडल एनर्जी और नेचुरल गैस, ज्वारीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस, कोल और सोलर एनर्जी। देखिए, जो हमें ये जो आपको ये जो पेयर दिए हुए हैं ना, ये जोड़े जो दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा वाला जो आपके पास में ऑप्शन है वो रिन्यूएबल सोर्स का एग्जांपल है और कौन सा नहीं है। तो देखो, आपको बताना चाहूंगा मैं, जो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन वो होगा बी वाला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और विंड एनर्जी। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए हमारे पास में और भी हमारे पास में चीजें हैं। देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है, मैंने आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो दूसरे वाले ऑप्शन है वो कौन से हैं, उनमें भी क्या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो आइए बात करते हैं इसके अंदर। हम पहले बात करेंगे आपसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो सर, दो एग्जाम्पल तो आपने पढ़ लिए हैं अभी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और विंड एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आपसे सोलर एनर्जी। क्या आपका सोलर एनर्जी जो है या फिर आपका टाइडल एनर्जी, देखो ये भी आपका क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी भी आपका क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। इसके अलावा कोल, नेचुरल गैस और ये जो भी हैं आपके पास में, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं, यानी उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डज कार्बन हैव इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कैसी होती है? देखो, आपको बताना चाहूंगा मैं कि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है ना, ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है वो जो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है, इट इज बॉन्डेड विथ इट इज बॉन्डेड विद अदर 3 कार्बन एटम। ठीक है, 3 अदर कार्बन एटम, यानी जो एक कार्बन है वो 3 कार्बन एटम से अटैच रहेगा। जब 3 कार्बन एटम से अटैच रहेगा तो क्या होगा? sp(n-1) फॉर्मूला होता है, sp(n-1). व्हाट इज n? n का मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। n का मतलब होता है नंबर ऑफ
सिग्मा बॉन्ड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये जो sp(n-1) में देखो 3 है, तो ये sp3-1, तो इसका आंसर मेरे पास में आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर sp2। तो जो कार्बन, जो ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमारे पास में sp2 होती है। और आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो कार्बन एटम है वो बॉन्डेड रहता है 3 कार्बन एटम से। ये तो हो गई हमारे पास में ग्रेफाइट की बात। अगर हम बात करें तो डायमंड की, कुछ देर बाद हम डायमंड की भी कर लेते हैं। तो ये क्या पता इस बार ग्रेफाइट से क्वेश्चन आया है और अगली बार डायमंड से आ जाए। ठीक है, तो डायमंड के अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है, देखो वो होती है sp3, वो होती है sp3। सर sp3 क्यों होती है? sp3 इसलिए होती है क्योंकि हर कार्बन एटम यानी ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज बॉन्डेड विद अदर 4 कार्बन एटम। आप देख पा रहे हो, यानी एक कार्बन एटम जो है वो 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है और ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं दोनों की दोनों बॉन्डिंग, यानी ग्रेफाइट के अंदर भी और कार्बन के डायमंड के अंदर भी। ओके, अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 2 पॉइंट सॉरी इसकी होती है मेरे पास में 2.45 और ये यूनिटलेस होती है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है डायमंड के बारे में भी और ये ग्रेफाइट के बारे में भी, जो हमारे एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसका क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए, द टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन अ हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल, षटकोणीय आध एकक कोष्ठिका में चतुष्फलीय छिद्रों की संख्या होगी, यानी द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। आपको बताना चाहूंगा मैं कि हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में हेक्सागोनल, अगर हम बात करें हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, और फिर हम बात कर लेंगे एक बार कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑक्टा जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो 12 होते हैं, तो हमारे लिए उसके अकॉर्डिंग आंसर हो गया डी वाला, करेक्ट करेक्ट हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ बात क्या समझने की है, व्हाट इज वॉइड्स, वॉइड क्या होते हैं। देखिए, किसी भी यूनिट सेल के अंदर एटम उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, यानी मेरे पास में ये यूनिट सेल है, मेरे पास में ये यूनिट सेल है। ठीक है, मेरे पास में यूनिट सेल है ये, इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, एटम बने हुए हैं, एटम रखे हुए हैं इसके अंदर, एटम। ठीक है, इसके अंदर क्या रखे हुए हैं, एटम रखे हुए हैं। ओके, अभी इस एटम को अरेंजमेंट करने के लिए खाली जगह भी कुछ ना कुछ इसके बीच में होगी, जैसे यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है। ठीक है, तो इस खाली जगह को बोला जाता है वॉइड्स, इस खाली जगह को बोला जाता है वॉइड्स। तो जो हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो होते हैं 12। ठीक है, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो होते हैं 6। आपको बता दूं मैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास में इफ एन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, यानी मेरे पास में एन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, यानी मेरे पास में, या मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है मेरे पास में वो कितने हैं, जो एन नंबर के मेरे पास में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मेरे पास में एन नंबर के हैं, तो जरूर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होगा ना वो हमेशा 2n होगा, क्योंकि वो जस्ट डबल होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो नंबर होगा वो हमेशा 2n होगा। आप इसका रिलेशन देख लीजिए एक बार, आप ये जो आपका ये जो अगर n नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड्स के हैं तो 2n नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स नंबर में ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आइए बात करते हैं फिर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब क्वेश्चन हमारे पास 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ 13-15 कंपाउंड। देखो, सबसे पहले तो आप समझिए कि 13-15 कंपाउंड होते क्या है। 13-15 कंपाउंड का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जो 13 से लेकर के 15 ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है कि 13-15 कंपाउंड कौन नहीं है, यानी ऐसा कंपाउंड हमें ढूंढना है जो 13 से लेकर के 15 ग्रुप में आते नहीं होंगे। ठीक है, तो 13 से लेकर के 15 ग्रुप में आते नहीं होंगे। बात करें इसके बारे में,
बात करते हैं सर। ओके, देखिए आपके पास में यहाँ पे एल्यूमिनियम है और फॉस्फोरस है। यहाँ पे हमारे पास में गैलियम है और आर्सेनिक है। हमारे यहाँ पे कैडमियम है और सेलेनियम है, और ये इंडियम है, और ये एसबी है, एंटीमनी है। ओके, अब जरा इसके ग्रुप के बारे में लिखें। देखिए इनके ग्रुप के बारे में अगर अपन लिखें तो क्या होगा, देखो एल्यूमिनियम क्या आता है, 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, और जो फॉस्फोरस है वो 15 ग्रुप का मेंबर है। ओके, जो गैलियम है, एल्यूमिनियम गैलियम, ये भी हमारे 13 ग्रुप का मेंबर है, और ये 15 ग्रुप का मेंबर है। इंडियम क्या है, 13 ग्रुप का मेंबर है, और जो ये एंटीमनी है ये 15 ग्रुप का मेंबर है। जो कैडमियम है ना आपका, कैडमियम ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है सर, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और जो सेलुरियम है ये भी 30, ये भी आपके ग्रुप 16 में से आता है। किस में से आता है ये आता है ग्रुप 16 में से, चालकोजन फैमिली में से, यानी ऑक्सीजन फैमिली में से आता है ये, चालकोजन फैमिली में से आता है। मतलब ये, सॉरी, ग्रुप 16, हाँ 16 में से आता है, यानी ऑक्सीजन फैमिली में से आता है ये आपका। ये किस में से आता है, ये ऑक्सीजन फैमिली में से बिलोंग करता है ये वाला मेंबर, सेलुरियम। और जो कैडमियम है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है कैडमियम, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। देखो मैं आपको बताऊं, जेवर, कड़े, हांगकांग, आपको मैंने ट्रिक बताई थी याद करने की। जिंक के नीचे क्या आता है, कड़े, कैडमियम, और फिर आता है हांगकांग। तो ये हमारे पास में जिंक के नीचे वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है जिंक, कैडमियम, हांगकांग। तो ये हांगकांग, ये जो कैडमियम है ये आया है यहाँ से। तो ये ग्रुप, आई थिंक ये 12 में, ग्रुप 12 का मेंबर है ये, ग्रुप 12 का मेंबर है ये। आ रही है बात समझ में आपके? तो ये इस तरह से हमारे पास में जिंक जो है वो, सॉरी, कैडमियम जो है वो ग्रुप 12 का मेंबर है, और ये सेलुरियम जो है ग्रुप 16 का मेंबर है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा वाला 13 15 का मेंबर नहीं है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो हमने कर लिए हैं 5 क्वेश्चन। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करता है, यानी कौन सा नेगेटिव डेविएशन है? बात क्वेश्चन जो वो घुमा के भी कर सकता है आपसे, लेकिन हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और हर तरह से प्रिपेयर रहने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बार बार चीजों को रिवीजन करना पड़ेगा। जिसने बार बार चीजों को रिवीजन किया होगा उसको एग्जाम में कम टाइम लगेगा, कम एनर्जी वेस्ट होगी, और फटाफट काम के पेपर करके वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है। और देखिए कंसेप्ट को समझिए आप पहले। तो हम थोड़ा सा बेसिक से लेंगे इस कंसेप्ट को। अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हाँ ये आंसर है, ये है, नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला आंसर क्यों है, और जो उसके पीछे के 3 बचे हुए ऑप्शन है वो क्यों नहीं है। बात करें तो देखिए, बात करते हैं पहले, सबसे पहले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन? निम्न में से कौन सा उदाहरण धनात्मक विचलन का नहीं है? मिथेनॉल, मिथेनॉल जल, एसीटोन इथेनॉल, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक स्लाइड लेने की रिक्वायरमेंट है। तो आइए बच्चों स्लाइड लेते हैं, स्लाइड लेते हैं पहले तो, और स्लाइड ले लेते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं, और एक बार ये फोन थोड़ा चार्ज पे लगा लेते हैं। ओके, अब देखिए, हाँ देखिए क्या था हमारे पास में, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। बात करते हैं, देखो मेरी बात सुन, यहाँ पर हम रखेंगे एक बार ये, और एक बार हम लिखेंगे यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन, और हम यहाँ पे लिखेंगे एक बार ये पॉजिटिव डेविएशन। देखिए पॉजिटिव डेविएशन, आइए इसका समझते हैं, इसका मतलब है, इसका पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को फॉलो फॉलो नहीं करते हैं, डोंट फॉलो रॉड्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन, एट ऑल कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह से, है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये ए है, ठीक है, और ये बी है ना। अब इस ए और बी को दोनों को मैंने क्या करा, इसको मैंने एक कंटेनर में डाल दिया, एक कंटेनर में डाल दिया, यानी ए और बी के बीच में अब इंटरेक्शन हो गया, ए और बी के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन हो गया। अब देखिए कंडीशन क्या कहती है, अगर ये आइडियल होता तो ए और बी और ए बी का बीच का इंटरेक्शन सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, यानी पॉजिटिव डिवीजन जा रहा है यहाँ पे। ये हमारे पास में ये जो पॉजिटिव नेगेटिव डिवीजन है वो किसके एग्जांपल है, ये नॉन आइडियल के एग्जांपल है, आपको मैं बता दूं पहले से पहले। ठीक है, नॉन आइडियल के आप यहाँ पे एग्जांपल है। देखिए पॉजिटिव डेविएशन
डू नॉट फॉलो रॉड्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में ये रहा। अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास में, समझते इस कंसेप्ट को क्या है। हमारे पास में यहाँ पर ए ए बॉन्ड है, बी बी के बीच में बॉन्ड है, यानी ए ए इंटरेक्शन है और बी बी इंटरेक्शन है। देखो यहाँ पे जो ए ए इंटरेक्शन है, बी बी इंटरेक्शन है, नॉर्मल इंटरेक्शन है। अब जो ए बी नया इंटरेक्शन फॉर्म होगा, वो इंटरेक्शन वीक होगा, वो इंटरेक्शन यहाँ पे वीक होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, वीक इंटरेक्शन होगा। यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा वो वीक इंटरेक्शन होगा। आ रही है बात समझ में आपके। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, वीक इंटरेक्शन होगा। अब जब वीक इंटरेक्शन होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल क्या होगा, दूर दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स फार अवे, मॉलिक्यूल क्या होगा, दूर चले जाएंगे। दूर जाने से क्या होगा, इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इनका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में, इनका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, इनका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ओके, अब देखिए हमारे पास में ये जो नेगेटिव डेविएशन है, ये भी सेम टू सेम, डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। लेकिन इसके अंदर का एग्जांपल देखिए एक बार आप, ये ए का इंटरेक्शन है और यहाँ पर बी बी के बीच में इंटरेक्शन है। अब आपने इन दोनों को इसी कंटेनर में डाल दिया और आपके पास में प्रिपेयर हो गया सॉल्यूशन, जिसमें ए और बी दोनों मौजूद हैं। ठीक है, अब देखिए जो ए का इंटरेक्शन था, जो बी का इंटरेक्शन था वो नॉर्मल था, लेकिन जब ए और बी दोनों का इंटरेक्शन हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हुआ। वो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हुआ है यहाँ पे हमारे पास में, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हुआ। और यहाँ पर जो ए का इंटरेक्शन था वो वीक था एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग वाले अट्रैक्शन में। वीक इंटरेक्शन यानी जो उनके बीच में अट्रैक्शन था वो वीक था, और यहाँ पर आके इनके बीच में इंटरेक्शन, इनके बीच में लगाव बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। अब जब ए और बी के बीच में जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये ए और बी पास पास आएंगे। जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम भी कंप्रेस होगा। जब वॉल्यूम कंप्रेस होगा तो अंदर का प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर भी डिक्रीज, प्रेशर भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, देखो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, इस तरह से, है ना। तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा और प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में। ओके, अब देखिए हमें अब क्या करना है, हमें अब हमें ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना है जिसका ए और बी इंटरेक्शन होगा, जो ए बी के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। सर हमें पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात करनी है, नेगेटिव डेविएशन के बारे में बात करनी है। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या कहता था, देखो हमारा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, यानी कौन सा एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन का नहीं है, मतलब नेगेटिव डेविएशन बताना है हमें। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, देखो नेगेटिव डेविएशन में ए और बी का इंटरेक्शन वीक होता है, लेकिन जब ये मिलते हैं तो इनके बीच का इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब आइए कौन सा एग्जाम्पल है देखते हैं, बात करते हैं। देखो इसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन होगा। इसका आंसर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन होगा। सर क्यों होगा, अब आइए बात करते हैं, बात करें, देखिए बात करते हैं। तो देखिए क्लोरोफॉर्म आपने, क्लोरोफॉर्म आप कैसे बनाते हो, क्लोरोफॉर्म देखिएगा आप एक बार, ये मेरे पास में क्लोरोफॉर्म है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, और 3 बार यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरे पास में एसीटोन है, मेरे पास में यहाँ पे ये एसीटोन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा एक बार आप, ये कि मेरे पास में ये क्लोरोफॉर्म है, मेरे पास में ये क्लोरोफॉर्म है, और मेरे पास में यहाँ पे ये एसीटोन है, मेरे पास में यहाँ पे ये एसीटोन है, यानी डाइमिथाइल कीटोन है। ओके, अब देखिए ये दोनों आपस में, ये क्लोरोफॉर्म आपस में मस्त था, नॉर्मल इंटरेक्शन था, और इसका भी एक नॉर्मल इंटरेक्शन था। लेकिन जब दोनों ये मिलेंगे ना आपस में, तो इन दोनों के बीच में एक नया वाला इंटरेक्शन फॉर्म हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एक नया वाला इंटरेक्शन फॉर्म हो जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल कम क्लोजर, जैसे ही पास आएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम पूरा का पूरा कंडेंस हो जाएगा, वॉल्यूम कंडेंस होगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक्चुअल प्रेशर था उससे वैल्यू कम आएगी, जो एक्चुअल वॉल्यूम थी उससे वॉल्यूम कम आएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन बढ़ गया, तो ये दोनों मिल जाएंगे, यानी कि बॉन्ड बना लेंगे अच्छा खासा। आ रही बात समझ में। तो ये हमारे पास में एग्जांपल था नेगेटिव डेविएशन का, आपने देखा अभी, तो हमारे पास में ये ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, करेक्ट, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि ये तीनों क्यों नहीं होंगे। देखो ये हमारे पास में क्या है, हमारे पास में मिथेनॉल और वाटर है, मिथेनॉल और वाटर। अब देखिए मिथेनॉल और वाटर में क्या होता है, देखो मिथेनॉल में पहले से पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन जब दोनों ये मिलते हैं ना, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं, तो इन दोनों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाता है। यानी ये अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी इनके पास में थी ना,
जब ये मिलेंगे ना तो ये इनका हाइड्रोजन बॉन्ड लूज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन जब बॉन्ड लूज होगा तो ये क्या करेंगे, ये दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर जाने पर क्या होगा, इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इनका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इस तरह से ये क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, ये करते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एट टाइम ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के टाइम पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड डिस्ट्रॉय, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होगा, इंट्रैक्शन वीक हो जाएगा, इंट्रैक्शन वीक, इंट्रैक्शन वीक हो जाएगा, इंट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो इट शोज पॉजिटिव डेविएशन। आ रही बात समझ में, इस तरह से। अब आइए बात करते हैं एसीटोन और इथेनॉल के अंदर क्या होगा। देखो एसीटोन और इथेनॉल के अंदर भी यही होगा, ठीक है, एसीटोन और इथेनॉल इथेनॉल के अंदर भी ये होगा, सेम टू सेम पॉजिटिव डेविएशन बनाएंगे ये। ओके, और एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में क्या होगा सर, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड जो होगा वो बनाएगा आपका नॉन, ये आइडियल सॉल्यूशन होगा हमारे पास में। ठीक है, इस तरह से तो ये जो बाकी के बचे हुए हैं, ये सॉरी ये भी पॉजिटिव डेविएशन में जाएगा, यानी जो ए बी और सी ऑप्शन है आपके पास में, ये पॉजिटिव डेविएशन में जाएंगे। इनका जो बीच का इंटरेक्शन है वो वीक हो जाएगा, दोनों को सॉल्यूशन में मिलाने के बाद में। तो इनका जो वॉल्यूम होगा, देखो यहाँ पे दे रखा है मैंने आपको, इनका जो ए और बी का जो इंटरेक्शन है, यानी ए बी का इंटरेक्शन यहाँ पे वीक हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन में, और नेगेटिव डेविएशन में ए बी का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होने के बाद में क्या कंडीशन होती है, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, और पॉजिटिव डेविएशन में वीक इंटरेक्शन होने के बाद में क्या कंडीशन होती है, वॉल्यूम इंक्रीज और प्रेशर इंक्रीज। तो हमारे पास में इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि बिहेव करते हैं नेगेटिव डेविएशन, और एक बार बिहेव करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब आइए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखिए हमारे पास में पहली है ऑस्मोटिक प्रेशर, सर ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। परासरण दबाव, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवगमन अवनमन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कवंकनाथ में अन्यन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना चाहूंगा मैं, ये सभी के सभी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये सभी के सभी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी, और इसके अलावा एक और होती है, चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में। एक और होती है, वो होती है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको बहुत प्यार से RLVP भी कहा जाता है। ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आइए बात समझते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोस प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ solute particle, not on the nature of solute particle, nature of solute particle। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उसके नेचर यानी सोल्यूट का क्या नेचर होने वाला है उस पार्टिकल पर डिपेंड, उस पर सोल्यूट सोल्यूट नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती है, यानी सोल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ नंबर से उसका मतलब होता है। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको सामने लिखी हुई है, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। ओके, तो देखिए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन को नहीं शो करती है। ठीक है, बात करें, निम्न में से कौन सा आदर्श विलयन का गुण नहीं है। तो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू जीरो, इट ओबेज रॉल्स लॉ, ये जो रॉल्स लॉ है के नियम को मानता है। ऑप्शन नंबर सी, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच
डेल्टा एच जीरो होता है। सर बात समझ में आ रही है? ठीक है। डेल्टा वी भी जीरो होता है। ठीक है। और ये इट फॉलोज रॉल्स लॉ at all condition of temperature, at all condition of temperature and प्रेशर। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है। इट ऑब्वियस रोल्स लॉ, रोल्स लॉ को मानता है। ठीक है। तो इसमें से हमारे पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास में नन ऑफ द अबव में से हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा मैं आइडियल सॉल्यूशन की। देखो चाहे सॉल्यूशन आपके पास में आइडियल हो, चाहे आपके पास सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो, चाहे आपके पास में सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हो, चाहे आपके पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, सर एक बात तो जो है वो कॉमन है इन दोनों के अंदर। सर क्या बात कॉमन है? दो बात कॉमन है, एक बात नहीं। पहली बात क्या है हमारे पास में कि डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव रहती है ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी की वैल्यू, एंट्रोपी चेंज होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है उसकी। और एक और होता है हमारे पास में डेल्टा जी, यानी दूसरा वाला क्या है? डेल्टा जी। वो क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव जाएगी, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव जाएगी, चाहे प्रोसेस आइडियल सॉल्यूशन का हो, चाहे प्रोसेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हो। आप ये दोनों बातें दोनों के अंदर वैलिड होंगी कि डेल्टा इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव व्हेन मिक्सिंग द सॉल्यूशन, मिक्सिंग द ए और बी, यानी ए और बी को मिलाने पर आपकी एंट्रोपी हमेशा, रैंडमनेस हमेशा बढ़ेगी और गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। How many coulombs are required for the oxidation of 1 mole of H2O to O2? यानी आपको कितने coulombs की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप ऑक्सीकरण करते हैं या ऑक्सीडेशन करते हैं 1 मोल ऑफ H2O को, यानी H2O को O2 में जब कन्वर्ट करते हैं तो कितने मोल वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप। ठीक है। यानी कितने मोल कुलाम की, कितने कुलाम चार्ज की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आइए बात करें इसके बारे में। देखिए जल के 1 मोल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण करने के लिए कितने कुलाम की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास में ये रहे ऑप्शन। सबसे पहले हमारे पास में इसके लिए जो रिएक्शन है ना वो होनी चाहिए अपने पास। क्या रिएक्शन होती है, बात करें इसके बारे में। देखिए हमारे पास में क्या रिएक्शन है इसके लिए। देखिए अ, हमारे पास में रिएक्शन है इसकी कि जो टू वाटर के मॉलिक्यूल हैं, टू वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इसको आप ब्रेक डाउन कीजिए तो क्या होगा, ये टूटेंगे H प्लस और OH, H प्लस में टूटेंगे। देखो 4H प्लस में और O2 में, और इधर जाएगा हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास में एक कंप्लीट रिएक्शन है। सर ये हम जानते थे पहले से, ये हमारी नॉलेज में था। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, बात करें इसके लिए। क्वेश्चन में पूछा है 1 मोल ऑफ H2O, यानी 1 मोल ऑफ H2O। तो सर हम 1 मोल ऑफ H2O के लिए पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या होगा, यहाँ पर चार चार चीजें निकली थी, यहाँ पर 2 निकलेंगी। यहाँ पर क्या होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाफ मोल निकलेगा। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हाफ मोल निकलेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखिए इस केस में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में। कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सर, यानी 1 मोल ऑफ H2O को अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो इसका तो क्या होता है, हाफ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉनिक गुलाम चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आइए बात करें अब इसके अंदर। देखिए तो देखिए हमारे पास में ये जो चार्ज आया है वो क्या आया है, वो आया है 2 into F, यानी 2F आया है हमारे पास में, 2F आया है। और 2 की और F की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, 96550, 96550। इस तरह से हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी इसकी, सर हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी 1.93 इंटू 10 की पावर +5। तो हमारे पास में ये वैल्यू बन जाएगी इसकी। और ये ऑप्शन हमारे पास में कौन सा वाला करेक्ट है, ये ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट है, ये वाला। ठीक है। देखो इस तरह के न्यूमेरिकल को करने के लिए आपके पास में पहले से इसकी जो इक्वेशन है आपको याद होनी चाहिए। सर ये इक्वेशन कहाँ लिखी गई थी,
चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके ये इक्वेशन लिखी हुई है और वहां पर ये जो H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीडेशन करवाते हैं वाटर का, तो वहां पर आपको ये लिखवाई लिखवाई जाती है और यहाँ पर देखते हैं कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ एयर, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देते हैं फेराडेज कांस्टेंट से। आपको पता ना ये एफ क्या है, इसे बोलते हैं फेराडेज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? फेराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम। ओके, तो ये हमारे पास में कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, व्हेन द लीड स्टोरेज बैटरी इज चार्जिंग, जब लीड स्टोरेज बैटरी को चार्ज किया जाता है, जब सीसा संचायक सेल चार्ज होता है, तो SO2 लिबरेटेड, लीड सल्फेट डिकम्पोजेस, लीड फॉर्म्स H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज, सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। दूसरा ऑप्शन, लीड सल्फेट नष्ट होता है। थर्ड ऑप्शन, सीसा बनता है। फोर्थ ऑप्शन, सल्फ्यूरिक एसिड नष्ट होता है। तो इन सभी में से क्या होता है आपको बताना चाहूंगा मैं। जो लीड सल्फेट है वो डिकम्पोज होता है। लीड सल्फेट क्या होता है? डिकम्पोज होता है। लीड सल्फेट डिकम्पोज होता है। और कहाँ पर डिकम्पोज होता है आपको बताना चाहूंगा। देखो, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एनोड पर डिकम्पोज होता है। एनोड पर आपका जो लीड सल्फेट है वो डिकम्पोज होता है। कैसे डिकम्पोज होता है? देखिए, PbSO4 का डिकम्पोजिशन होगा। PbSO4 का डिकम्पोजिशन होगा और ये पीबी में क्या होगा? ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा? डिकम्पोजिशन हुआ है इसका। क्या हुआ है यहाँ पे? ये इसका इसका यहाँ पे डिकम्पोजिशन हुआ है। यहाँ पे इसका ये क्या हुआ है? यहाँ पे इसका ये डिकम्पोजिशन हुआ है, यानी लीड सल्फेट डिकम्पोज होकर के पीबी बना देगा एट एनोड। अब कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पर आपके होगा जो पीबी सल्फेट है वो PbO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो PbO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये काम आपके होगा एट कैथोड के ऊपर। हमें क्या पूछा है? व्हेन द लीड स्टोरेज बैटरी इज चार्जिंग, जब लीड स्टोरेज बैटरी चार्जिंग होगा तो क्या होगा? PbSO4 डिकम्पोज हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 7.239 into 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी। अभिक्रिया की दर नियतांक 7.239 into 10 की पावर -4 है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, यानी जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो क्या होगा, यानी कोटि क्या होगी। बात करें इसके बारे में। देखिए सर, रेट के लिए हमें आपको बताना चाहूंगा मैं, रेट के लिए हमें हाफ लाइफ देता है और ये देता है। सर इसका ऑर्डर तो हमें बताया ही नहीं इसने। हमें इसका ऑर्डर तो बताया, अब जो ऑर्डर तो पता ही नहीं लग पाएगा इसका हमें। तो फिर ऑर्डर देखने का हमारे पास में एक ट्रिक होगा। वो ट्रिक क्या होगा? आप जरा इसको दोबारा देखिए। जो उसका रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या है? रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ रही है? सेकंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो सेकंड इनवर्स आ रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? ये जो रिएक्शन है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप बात समझ पा रहे हैं? इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में आंसर हो जाएगा 1, फोर्थ वाला जो वन ऑप्शन है। अब देखिए, ये तो मुझे समझ में आई है बात। ठीक है, अब आपको कैसे समझना है इसको, आइए बात करते हैं। कंसेप्ट क्या है इसका, बात करें। देखिए बात करते हैं इसके ऊपर। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू देखो कहाँ से मिलती है हमें। रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है, यानी कंसंट्रेशन की पावर n। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है? अ, हमारे पास में ये जो k की वैल्यू है वो क्या है? k की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से रेट अपॉन में कंसंट्रेशन की पावर n। और रेट का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इसका फॉर्मूला होता है, और मल्टीप्लाई करिए 1 अपॉन में कंसंट्रेशन की पावर n से। कंसंट्रेशन की पावर n से। अब देखिए, कंसंट्रेशन ऊपर की पावर 1 पर है और नीचे पावर n पर है। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारे पास में कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में टाइम का सेकंड इनवर्स। टाइम का आ जाएगा हमारे पास में सेकंड इनवर्स। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मेरे पास में? कंसंट्रेशन यूनिट छोड़िए अभी आप, रुकिए। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर। वो आगे की बातें भी रुक जाइए आप। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में अगर मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होगा? अगर हमारे पास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास में, तो क्या होगा?
जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो उस केस में हमारे पास में क्या होगा, देखिए जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी सर, वो होगी कंसंट्रेशन की पावर 1 - n। 1 - n का मतलब अब यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर के लिए वन n की वैल्यू आएगी जीरो, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 1 हो जाएगी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास में हो जाएगी के की वैल्यू, ये मोल पर लीटर में। आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये जो आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 2022 वाले पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, बात करें, देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, देखिए हमारे पास में यहाँ पे के है और कंसंट्रेशन की पावर 1 - n। अब यहाँ पर n क्या है, 1 है, तो 1 - 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा सेकंड। अब सर 1 - 1 यानी जीरो हो जाएगा, और किसी भी कंसंट्रेशन जीरो क्या होती है, 1 के बराबर होती है। किसी भी कंसंट्रेशन जीरो क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसकी जो के की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास में, वो आएगी मेरे पास में, यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको मैं, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पर आएगी इसकी वैल्यू सेकंड इनवर्स आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, सेकंड इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जो के की वैल्यू है सेकंड इनवर्स है। आप देखो अब यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे सेकंड इनवर्स दी हुई है, कि कोई भी नंबर दिया हुआ हो हमें यूनिट देख करके इसका ऑर्डर पता लग जाएगा। ये ट्रिक है याद करने की, ओके। अब देखिए द टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट 90% रिएक्शन विल बी, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। आई थिंक जो इस क्वेश्चन का डाटा है वो इनसफिशिएंट है, जो इस क्वेश्चन का डाटा है ना वो इनसफिशिएंट है, क्योंकि इस जो क्वेश्चन को जो आंसर निकलेगा वो टी हाफ की वैल्यू में निकलेगा। इसका जो क्वेश्चन का जो निकलेगा ना, ये टी हाफ की वैल्यू में निकलेगा आपका, ठीक है। इस आंसर का जो क्वेश्चन आपको निकलेगा ना, वो टी हाफ की वैल्यू में निकलेगा। हाँ सर, टी हाफ की वैल्यू में निकलेगा इसका आंसर, आपको मतलब टी हाफ की वैल्यू में निकालना पड़ेगा। ये जो सभी आंसर है ना, ये टाइम्स ऑफ टी हाफ आप इसमें ऐड कर लेना, इन सभी के अंदर, इन सभी के अंदर ये चीज रहेगी, ठीक है। तब जाकर के ये क्वेश्चन हमारा सही होता है, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्वेश्चन जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो क्या होगा, देखिए बात करते हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास में होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपके लिए, देखिए इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास में के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में टी log की पावर 10 ए नॉट अपॉन में ए क्या है सर हमारे पास में, ए नॉट क्या है हमारे पास में, इनिशियल कंसंट्रेशन। ए क्या है मेरे पास में, इनिशियल कंसंट्रेशन। और ए नॉट क्या है मेरे पास में, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, ए नॉट क्या है मेरे पास में, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। और जो ए है मेरे पास में वो क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, यानी जितनी खर्च हो गई उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो खर्च होके बची है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देख लेना एक बार आप यहाँ ध्यान से। जो ए नोट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जब रिएक्शन शुरू हुई थी उस टाइम की जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन है। और जो ए है आफ्टर टाइम पे, यानी जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन बच चुकी है उसकी बात कर रहे हैं। जो जा चुकी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो जा चुकी है वो चली गई, लेकिन जो बची हुई है वो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है, ओके। अब आइए बात करते हैं क्या है इसका कुछ फॉर्मूला, देखिए। और हम जानते हैं कि जो टी हाफ की वैल्यू होती है, जो टी हाफ की वैल्यू होती है वो 0.693 के होती है, के बराबर होती है, 0.693 के बराबर होती है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारे पास में जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू को हम देखते हैं यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करके बनाएंगे, के इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में टी हाफ, अपॉन में टी हाफ, ये आ जाएगी हमारे पास में वैल्यू। चलिए इसकी वैल्यू के में पुट करते हैं और टी की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू के में पुट करते हैं और टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए ये हमारे पास में आ गया 2.303 अपॉन में, अब टी की जगह हम क्या रखेंगे, टी हाफ, सॉरी के अब इधर आएगा मेरे पास में के, अब के की जगह हम क्या रखेंगे, 0.693, 0.693, ये ऊपर चला जाएगा टी हाफ, ओके। और बाकी का बचा हुआ लॉग 10, और ये जो ए नोट है यानी जो स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन थी वो 100 मान ली हमने, 100 मान ली। और जो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है यानी 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। देखो इसका मतलब क्या है,
100 मान लिया हमने कंसंट्रेशन को, तो 100 पहले की कंसंट्रेशन है और 90 उसमें से जा चुकी है, यानी 90% कंसंट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो कितनी बचेगी मेरे पास में? ये बचेगी मेरे पास में 10, मेरे पास बचेगी यहाँ पे 10। ओके, अच्छा सर, आपको ये बात समझ में आई कि किस तरह से मैंने ट्रांसपोजिंग किया? देखिए, पहले मैंने के की वैल्यू देखी, सर के की वैल्यू मुझे मालूम था, फॉर्मूला आता था मुझे। अब टी हाफ से मैं इसको रिलेट करूंगा, क्योंकि आंसर मुझे टी हाफ के टर्म्स में से निकालना है, इसलिए मैंने टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे लिखा है। तो टी हाफ का वैल्यू होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन में के। तो इस तरह से मैं इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में पुटअप करूंगा। और देखिए मेरे पास में ये जो आएगा यहाँ पे मैं ये टी हाफ, टी की जगह टी हाफ लिख दूंगा यहाँ पे मैं। टी की देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे के की वैल्यू पुट करूंगा मैं, ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू मैंने निकाली, तो इसको ट्रांसपोजिंग करके मैंने ये लिख दिया। अच्छा, अब देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर आएगा log 10, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास में log 10, है ना। और log 10 की वैल्यू होती है 1, इसको सॉल्व करने के बाद में log 10 आएगा, और log 10 की वैल्यू होती है मेरे पास में 1। तो देखिए 2.303 अपॉन में 0.693 मल्टीप्लाई टी हाफ, और log 10 की पावर 10 की वैल्यू log 10 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर? इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग आपका आएगा 3.3 आपका आ जाएगा, और ये टाइम्स ऑफ हाफ टी हाफ के बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू तो 1 हो चुकी है। तो हमारे पास में जो टाइम आया है 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में, वो आया है मेरे पास में 3.3। ये हमारा ऑप्शन सी वाला करेक्ट है, इस तरह से ही करेक्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? देखो कुछ क्वेश्चंस का जो डाटा है वो करेक्शन करना पड़ता है ना, वरना आप आंसर निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसका डाटा इनसफिशिएंट था इस क्वेश्चन का। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि एग्जाम का पेपर बनाने वाले भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं, गलतियां उनसे ही हो सकती है। ओके, तो ये चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर केबीसी खेल रहे हैं क्या आप? थोड़ा सा देख लीजिए एक बार आप ये। मैं कामना करता हूँ कि आप केबीसी भी खेलें, तो ये नॉलेज तो लेकर आओ उस चीज की। which one is not a negative charge colloidal solution? नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन इनमें से कौन सा नहीं है? सबसे पहली बात तो ये है कि नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन कौन कौन सा होता है? सर वो मेटल सल्फाइड होता है, मेटल ऑक्साइड होता है, या मेटल सॉल्यूशन होता है, या स्टार्च सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब देखो इसमें मेरे पास में जो नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन है वो मेटल सॉल्यूशन है, मेटल सल्फाइड है और स्टार्च है ना। इसके अलावा देखिए जो पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, हीमोग्लोबिन, और ऑर्गेनिक डाई या बेसिक डाई, इसे बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू। तो हमारे पास में जो ये नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं है इसमें? मिथाइलिन ब्लू नहीं है सर, क्योंकि मिथाइलिन ब्लू क्या है? पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंशिएट करके लिखवाता हूँ कि नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन और पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन। बात करें इसके बारे में, देखो इसके एग्जांपल हमारे पास में क्या क्या होने वाले हैं, और इसके एग्जांपल हमारे पास में क्या क्या होने वाले हैं, बात करते हैं। देखिए, नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल हमारे पास में आता है मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, मेटल सॉल्यूशन, मेटल सॉल्यूशन, और इसके अंदर एक और आता है हमारे पास में स्टार्च सॉल्यूशन। हमारे पास में एक और आता है इसके अंदर स्टार्च सॉल्यूशन। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन में आता है आपका मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, और फिर आता है आपके पास में मिथाइलिन ब्लू, यानी बेसिक डाई, बेसिक डाई क्या क्या बोलते हैं इसको? मिथाइलिन ब्लू बोलते हैं, मिथाइलिन ब्लू। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सभी पार्ट पार्ट इसके हमने करवा दिए हैं। अगर आपके पास में मान लो अभी तो आपके आ गया है नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन कौन सा नहीं है, अगर आपके पास में आ जाए कि कौन सा पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं है, तो आप उसके अंदर से बच के निकल जाओगे आराम से, है ना। तो जो पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कंफर्म बात है। ओके, तो देखिए आगे चलते हैं, बात करते हैं मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड इन बॉडी, यानी जो ब्लड को प्यूरिफाई करने का जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्यूरिफाई करता है वो कौन करता है? सर किडनी करती है। ठीक है, कौन करता है? किडनी करती है, किडनी ब्लड प्यूरिफाई करती है। ओके, है ना। अब देखिए जब किडनी खराब हो जाती है तो क्या होता है? जब किडनी खराब हो जाती है तो क्या होता है? डायलिसिस किया जाता है।
जब किडनी खराब हो जाती है, व्हेन किडनी फेलियर, देन जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज डन बाय आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल किडनी कॉल्ड डायलाइजर, कॉल्ड डाई डायलाइजर, यानी डायलाइजर से हम क्या करते हैं उसको और जो प्रोसेस होता है करने का, यानी जो किडनी में से जो भी हमारा जो ब्लड है उसमें से जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसको बाहर निकाल देना और वापस प्योर ब्लड को सप्लाई कर देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? डायलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? डायलाइसिस। आप समझ पा रहे हो, है ना? तो देखो होता क्या है एक्चुअल में, आपको बताना चाहूंगा मैं। पहले बॉडी से ब्लड निकाला जाता है, ठीक है, बॉडी से ब्लड निकाला जाता है और उसको एंटीकोगुलेंट यानी उसको एंटीकोगुलेंट दिया जाता है, ठीक है, और उसमें से जो भी चीजें हैं यानी कंसंट्रेशन के बेसिस पर उसको सेपरेट किया जाता है चीजों को, यानी जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटी है उसको अलग करते हैं और जो प्योर चीजें हैं उसको वापस ब्लड में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, और वापस उसको कोगुलेंट दिया जाता है, यानी वापस ब्लड के अंदर जो पहले आया था ब्लड उसी फॉर्म में जाए, तो उस तरह से हम काम करते हैं। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी, आप बात समझ रहे हैं, ठीक है। जो किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं वो उनकी लाइफ इसी की बेस पर चलती है, डायलिसिस होकर के। ओके, तो हमारे पास में ये मेथड ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड आ चुका है। अब देखिए, गोल्ड नंबर इज रिलेटेड विद, आपको बता दूं मैं, ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये आपके चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में से लिया गया है। गोल्ड नंबर किससे रिलेटेड होते हैं? तो गोल्ड नंबर आपको बता दूं मैं, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड बताते हैं। गोल्ड नंबर क्या बताते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड। आपको पता है कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनकी रेंज जो होती है वो 10 की पावर 9 नैनोमीटर से 10 की पावर 6 सॉरी 10 की पावर 9 मीटर से लेकर के 10 की पावर 6 मीटर तक की रेंज होती है इनकी। उन सॉल्यूशन को बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उनको? कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी इसको ऐसे बोलते हैं 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक इनकी रेंज होती है। उन पार्टिकल को बोलते हैं कोलोइडल कोलोइडल पार्टिकल्स। आ रही है बात समझ में आपकी? कोलोइडल पार्टिकल उनको बोलते हैं। अच्छा, इनका जो प्रोटेक्शन है वो कैसे डिसाइड होता है, देखिए आपको बताना चाहूंगा मैं। प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड और गोल्ड नंबर में इनवर्सली रिलेशन होता है। गोल्ड नंबर में इनवर्सली रिलेशन होता है, यानी जितना बड़ा गोल्ड नंबर होगा प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड उतना कम होगा, यानी जितना छोटा कोलोइड नंबर होगा उतना ज्यादा प्रोटेक्शन होगा कोलोइड का, ठीक है। इट इज इनवर्सली रिलेटेड, इट इज इनवर्सली रिलेटेड, इट इज इनवर्सली इनवर्सली रिलेटेड। आ रही बात समझ में आपके? ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड इज इनवर्सली रिलेटेड गोल्ड नंबर। जितना छोटा गोल्ड नंबर होगा उतना ज्यादा प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड होगा। आ रही बात समझ में? इस तरह से